गुड मॉर्निंग। हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है उसका प्रश्नोत्तर कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे। प्रश्न संख्या 4 तक हमने कर लिया था। अब 5वां प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए यानी क्या क्या प्रयास किए। तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा कि पहले तो उसने कहा कि मुझे ये जानकारी चाहिए। पहले उसने जानकारी मांगी कि ये पत्थर किस किस्म का है और कहाँ से लाया गया है। फिर जब उसे जानकारी नहीं मिल पाई तो उसने दूसरा उपाय बताया कि वो पूरे भारत के जितने भी पहाड़ हैं उनका दौरा करेगा और पत्थर के उस वैसे पत्थर का पता लगाएगा। फिर वहाँ से भी जब नहीं हुआ उसने ये भी कोशिश किया। फिर उसने कहा कि जो हमारे देश के महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई है उनसे मिला के देख लेते हैं, अगर उनमें से किसी की नाक लग जाएगी तो वहीं से लेके लगा देंगे। उससे भी नहीं हुआ। फिर उसने जो पटना सचिवालय के पास जो बच्चों की मूर्तियाँ लगी हुई है उनका मिलाने का कोशिश किया, वो नहीं हो पाया। अंत में उसने एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। तो ये सारे यत्न उसने किए। इससे संबंधित एक और प्रश्न है जो कभी पूछा गया था। ऐसे प्रश्न आपको दिख सकते हैं कि मूर्तिकार एक मौका परस्त आदमी था। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मूर्तिकार एक मौका परस्त आदमी था और वह जो सरकारी अधिकारी थे जो उस समय बेचैन थे कि किसी भी तरह से वो नाक लग जाए, उनको वो मौका का फ़ायदा उठाते हुए बेवकूफ़ बना रहा था। कैसे? पाठ के आधार पर आप इस पर रोशनी डालिए या साबित कीजिए कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि मूर्तिकार के बारे में जब हम जानते हैं पाठ में तो लगता ही है कि वो एक मौका परस्त आदमी था। उसको पता था कि इंग्लैंड की रानी आने वाली है और ये लोग बेचैन हैं किसी भी तरह से जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगवाने के लिए। ये लोग उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई भी प्रयास कर सकते हैं। तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनको जो योजनाएं बताई जिससे कि उसका लाभ होना था। एक तो जितने दिन वो इसमें लगा रहता उतने दिन का वो पैसा लेता। उसके बाद उसने यात्रा के नाम पर उनसे खूब ठगी की। कैसे किया कि उसने कहा कि वो पूरे भारत की यात्रा करेगा पहाड़ों की। तो वो हर जगह गया, उसका खर्चा सरकारी विभाग से उठाया गया होगा। उसमें उसने अपने तरफ से कुछ जोड़ जोड़ के बताया होगा कि ये खर्च हुआ, वहाँ जाने में ये खर्च हुआ। तो उसने पैसे बनाए। फिर जब उससे बात नहीं बनी तो एक बार फिर उसने पूरे देश की यात्रा की, जो महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई थी उनको देखने के नाम पर। फिर वो पटना सचिवालय की मूर्तियों के पास गया। फिर जिंदा लोगों को की नाक मिलाने के चक्कर में उसने घूमा। तो इन सब में जो खर्च उसने बताया होगा वो सरकारी विभाग से उसको मिला होगा। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो बेवकूफ़ ही बना रहा था। एक मूर्तिकार जो होता है उसको पत्थर की अच्छी पहचान होती है। तो जैसे ही उसने जॉर्ज पंचम की मूर्ति देखी होगी उसकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा मूर्तिकार तो रहा नहीं होगा। सरकारी लोगों ने उसको बुलवाया था एक एक्सपर्ट के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में। तो जाहिर है कि वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहा होगा जिसको इन चीज़ों की समझ होगी। तो ऐसे मूर्तिकार जो होते हैं उनको पत्थरों की खूब समझ होती है। तो वो देखते ही समझ गया होगा कि ये कहाँ का पत्थर है। फिर भी उसने जानबूझ करके इतना घुमाया ताकि उसका कुछ लाभ हो सके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक मौका परस्त आदमी था। वो समझ गया था कि ये भ्रष्ट लोग हैं और ये अभी बेचैन हैं, ये किसी भी मांग की पूर्ति करेंगे। तो इस मौके का उसने खूब फ़ायदा उठाया। तो एक ये प्रश्न भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। ऐसे कथन जो व्यवस्था पर चोट करते हों, जो जिनसे लगे कि जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, सरकारी जो तंत्र था, वो ठीक नहीं था। एक मूर्ति बनी तो किसी को पता नहीं था कि इसके लिए पत्थर कहाँ से आया था, जबकि वो उसकी पूरी कार्रवाई हुई होगी, फाइल बनी होगी, कौन बनाएगा, कहाँ से पत्थर आएगा, उसमें क्या खर्च आएगा, इसका एक डेटा मेंटेन हुआ होगा, लेकिन वो उपलब्ध नहीं था। तो इससे पता चलता है कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं थी, भ्रष्ट थी या अव्यवस्थित थी। तो ऐसे और भी कथन जो हैं, जैसे कि इसमें है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। पेट चीरे गए मतलब फाइलों को खोल खोल करके देखा गया पुरातत्व विभाग के। लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मतलब किसी को कुछ पता नहीं था, सब अपना अपना तुक्केबाजी कर रहे थे। फिर है, चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये मूर्तिकार की सलाह थी। तो कैसे लोग थे, सरकारी अधिकारी कैसे थे जो इस बात को भी मान लेते हैं। उनके पास अपना कोई चारा नहीं रहता है, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा रहता है, वो पूरी तरह से एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जो कि एक मूर्तिकार है। तो एक मूर्तिकार के सामने सारा सरकारी तंत्र नतमस्तक था कि तुम ही भैया उबारो तो उबारो, हम तो फंस चुके हैं। तो इससे भी पता चलता है कि सरकारी तंत्र ठीक नहीं था और इस पर एक ये करारा प्रहार है। जब ये जिंदा नाक की बात हुई तब सभापति उसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि, सभापति ने धीरे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से। एक जगह कहा गया कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। सब था सिर्फ नाक नहीं थी मतलब इज्जत नहीं थी, इज्जत की कमी थी। यानी जैसा होना चाहिए था दिल्ली को, नई दिल्ली को, वैसी व्यवस्था वहाँ नहीं थी। तो इन सब कथनों से व्यवस्था पर चोट की गई है। ऐसे और भी कथन आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक जो होता है, हम जो आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें अक्सर नाक का सवाल, मेरी नाक कट गई, ऐसी बातें हम करते रहते हैं, ऐसे मुहावरे हम प्रयोग में लाते हैं। तो नाक एक सम्मान, एक इज्जत के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शरीर में सबसे आगे वो दिखने वाला अंग है जो सबसे आगे की ओर निकला होता है। हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी नाक ही सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। तो सबसे आगे वही है। तो शरीर का लीडर एक तरह से उसको मान लीजिए आप, जो दिखाई देता है कि सबसे आगे यही चल रहा है। तो सबसे पहला, इसीलिए उसको मुख्य मान लिया गया, सम्मान का प्रतीक मान लिया गया। तो इसमें पाठ जब हम पूरा पढ़ते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें बात ही एक नाक की हुई है और उसके लिए किस हद तक नहीं गए लोग। तो इस पाठ में इस चीज़ को उभारा गया है कि नाक जो है वो प्रतिष्ठा का समान है, प्रतिष्ठा का द्योतक है, सम्मान का द्योतक है। कैसे कि एक तो जॉर्ज पंचम की नाक को अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा से जोड़ा गया कि अगर रानी आएंगी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ये नाक नहीं देखेंगी तो उनकी इज्जत जाएगी, और उनकी इज्जत जाएगी तो वो हमारे देश को किस दृष्टि से देखेंगे कि कैसा देश है जो एक नाक नहीं लगवा सका इसमें। तो यहाँ बताया गया। उसके बाद जगह जगह ये बातें कही गई कि हमारे महापुरुषों की मूर्तियों के नाक बड़े थे। यहाँ तक कि जो बच्चों की मूर्तियाँ लगी हुई है सचिवालय पर, उन बच्चों के नाक भी बड़े थे। तो यहाँ नाक बड़े कहने का मतलब कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे यहाँ तक कि हमारे जो क्रांतिकारी बच्चे थे, वो भी जॉर्ज पंचम से ज़्यादा सम्मानित हैं, ज़्यादा इज्जतदार हैं। इस बात को रेखांकित किया गया है इन उदाहरणों के माध्यम से या इन प्रसंगों के माध्यम से। तो जब आप पूरा पाठ पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हर जगह नाक को इज्जत का ही प्रतीक माना गया है। इसमें पूरी सरकारी तंत्र जुटी हुई थी, पूरे का पूरा महकमा जुटा हुआ था। तो ये सिर्फ एक नाक के लिए ही था। तो इन सब चीज़ों से कैसे रानी के आने की खबर सुनते ही खलबली मच गई कि नाक नहीं है जॉर्ज पंचम की।
तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, नाक को सही में सम्मान का प्रतीक माना गया है, प्रतिष्ठा का द्योतक माना गया है। आगे है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। अभी अभी मैंने यही बात कही कि इससे संकेत लेखक यह करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो महापुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय तक जो मूर्तियाँ रही होंगी वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों की रही होगी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद थे। तो उनकी नाक जॉर्ज पंचम से बड़ी थी, मतलब उनका जो इज्जत, उनका जो दर्जा था वो जॉर्ज पंचम से बड़ा था। जॉर्ज पंचम एक शोषक थे, वो एक अत्याचारी थे जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया, भारत पर शासन किया, उसके प्रतीक थे वो। और ये लोग उससे भारत को मुक्ति दिलाने वाले लोग थे, तो इनका दर्जा उनसे हमेशा लेखक ने ऊपर रखा। यही संकेत इन बातों से मिलता है। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है, जो समस्या थी वो हल हो गई है, नाक ऐसी लगी है जो एकदम असली जैसी दिखती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी गई, उन्होंने कहा कि नाक ऐसी लगी है जो एकदम असली जैसी दिखती है। और उन्होंने इस खबर को सादगी से छापा, बिना शोर शराबे के छापा, ताकि लोग इसको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान न दें और किरकिरी ना हो, लोगों में कोई विद्रोह ना फैल जाए कि ये तो अन्याय है। तो इसलिए उन्होंने इसको बड़े सादे ढंग से छापा और सिर्फ असली जैसा कहा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी का मतलब हुआ कि भारत का सबसे मुख्य जगह, हृदय स्थली हुआ वो। भारत का सम्मान, भारत का मान, सब कुछ नई दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजधानी वही है। भारत का एक प्रतिनिधि शहर आप कह लीजिए कि नई दिल्ली हुआ। तो नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। कहने का अर्थ यह था कि नई दिल्ली में सब कुछ था लेकिन प्रतिष्ठा नहीं थी, क्योंकि ये लोग अभी भी अंग्रेज़ों की चापलूसी में लगे हुए थे। इनका अपना कोई सम्मान नहीं था, आत्मसम्मान नहीं था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए इतने बेचैन हो गए, रानी को दिखाने के लिए इतने बेचैन हो गए। इनके मन से अभी भी अंग्रेज़ों के प्रति जो चापलूसी की भावना थी वो नहीं गई थी, यानी इनका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं था, आत्माभिमान नहीं था। तभी तो ये लोग उस हद तक जाने को तैयार हुए कि एक जिंदा नाक लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि रानी देख करके खुश हो जाए कि नहीं, ये पूरी मूर्ति है। तो लेखक इसी ओर संकेत करना चाहता है कि नई दिल्ली देश की राजधानी है, वहीं से पूरा देश चलता है। वो एक शासन का प्रतीक है, एक सरकारी व्यवस्था का प्रतीक है नई दिल्ली। नई दिल्ली का मतलब कि देश का कंट्रोलिंग सेंटर वही है, सत्ता का केंद्र वही है। तो वहाँ ही सारे अधिकारी, सारे जो उच्च अधिकारी, उच्चतम अधिकारी कह लीजिए, सत्ता का शीर्ष वहीं होता है, बैठता है। तो उनके लिए यह प्रतिष्ठा की बात नहीं थी कि हम अपने किसी भी महापुरुष का नाक लेके लगा दें मूर्ति का, किसी जिंदा आदमी का लगा दें, शहीद का लगा दें। वो इसके लिए तैयार थे, मतलब उनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, कोई स्वाभिमान नहीं था। वो रानी की चापलूसी में इस हद तक गिरे हुए थे कि कुछ भी करने को तैयार थे। तो इसी पर लेखक ने व्यंग्य किया है इस बात के माध्यम से। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अखबार चाहे जितने भी मौका परस्त हों, चाहे समाचार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हों, लेकिन यह एक ऐसी घटना थी, जिंदा आदमी का नाक लगाना, जिसने अखबारों को के जो मालिक या संवाददाता या संपादक रहे होंगे उनके हृदय को भी आघात पहुंचाया। कहीं ना कहीं उनको भी इस बात से चोट लगी कि ये अन्याय है। उनको भी ये महसूस हुआ होगा कि ये अन्याय है, ये तो हद हो गई। तो वो इस गुलामी से क्षुब्ध होकर, इस गुलामी की मानसिकता, इस चापलूसी की मानसिकता, इस गिरी हुई मानसिकता से क्षुब्ध होकर चुप रहे। वो और कुछ कर नहीं सकते थे, उनको अपना अखबार भी चलाना था। वो प्रशासन के साथ सीधा सीधा दुश्मनी नहीं मोल ले सकते थे,
देश में एक विद्रोह नहीं भड़का सकते थे, तो उनकी मजबूरी थी कि वो सच्चाई को सामने वहाँ नहीं रख सकते थे कि एक जिंदा आदमी की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाई गई है। तो इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्होंने उसका महिमा मंडन भी नहीं किया। अपनी तरफ से उन्होंने चुप रहकर ही उसका विरोध जताया कि नहीं, हम इसका महिमा मंडन नहीं करेंगे, हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं अगर, तो महिमा मंडन भी नहीं कर सकते, इसको प्रचारित भी नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि अखबार चुप रहे, उन्होंने समाचार नहीं छापे, किसी तरह का कोई रौनक उनमें नहीं दिखा, यही कारण था। तो ये इसका प्रश्न अभ्यास था। बाकी एक मैंने आपको बताया कि मूर्तिकार मौका परस्त कैसे था, वो कैसे बेवकूफ़ बना रहा था, आप इस पाठ के आधार पर कह सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। ऐसे और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे कि एक प्रश्न, कहानी के आधार पर आपको मूर्तिकार का चरित्र कैसा लगता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये वही बात है जो मैंने आपको कहा कि वो एक मौका परस्त आदमी था जो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, सरकार को बेवकूफ़ बना रहा था या सरकार के अधिकारियों को बेवकूफ़ बना रहा था, और वो लोग बन रहे थे, मजबूरी थी। मूर्तिकार तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था। इस वाक्य के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो मूर्तिकार एक अच्छा कलाकार तो था, लेकिन उसको हर एक व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती है, वो पैसे का लालची था, पैसों से लाचार था का अर्थ यह नहीं कि वो कोई बड़ा गरीब सा आदमी था। उतने गरीब आदमी को तो कोई जानता नहीं कि सरकारी अधिकारी बुला के ले गए। पैसों से लाचार का यहाँ मतलब है कि वो पैसों का लालची था, पैसा उसकी कमजोरी थी, तो इसलिए उसने ये सारे यत्न किए कि मुझे कुछ अतिरिक्त आय हो जाए। तो इस तरह से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने अंतिम प्रश्न बोला था उससे मिलता जुलता है कि लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। इस कथन द्वारा लेखक ने किसके चरित्र का पर्दाफाश किया? तो इस कथन के द्वारा भी लेखक ने सरकारी तंत्र का ही पर्दाफाश किया है, जो भ्रष्ट व्यवस्था थी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनका पर्दाफाश किया है कि उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया और किसी भी तरह से तैयार हो गए। उस छोटी सी बात के पीछे पूरी व्यवस्था बेचैन हो गई। अखबारों ने बल्कि इसका विरोध किया, चुप रहकर ही विरोध किया। वो लोग उसका सीधा विरोध नहीं कर सकते थे, खुलेआम विरोध नहीं कर सकते। इससे एक तो ये भी हो सकता था कि देश में विद्रोह फैल जाता, लोगों की सहन शक्ति जवाब दे जाती कि ये तो हद हो गई भाई, और वो हो सकता है कुछ हिंसक हो जाते, कुछ ऐसा हो जाता जो संभाला नहीं जा सकता। तो इसलिए उन लोगों ने विरोध अपना चुप रहकर ही जताया, जो कि अखबार का स्वभाव होता है, खबरें छापना, उसको नहीं छापना भी एक बड़ा विरोध था। तो इस तरह से आप प्रश्न ढूंढेंगे और उनके उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी रहेगी पाठ को समझने और उससे पूछे गए किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने में। सिर्फ प्रश्न अभ्यास जो दिया हुआ है उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे कुछ फिर से दोबारा करेंगे शुरू, जो हमने अभी पढ़ा उसको एक बार फिर से पुनरअभ्यास उसका करेंगे, व्याकरण का करेंगे, फिर क्षितिज और कीर्तिका का भी करेंगे। तब तक आप लोग भी इसको बनाइए और इसमें से जो नए प्रश्न आपके सामने आते हैं, जिनमें आपको शंका होती है, वो मुझसे पूछिए ज़रूर, तभी बातें खुल पाएंगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।